सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आपका परिष्कार परिवार में। आज जो मॉडल पेपर की सीरीज़ में हम मॉडल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का पेपर, कंप्यूटर साइंस का पेपर है। जैसा कि आपको पता है बोर्ड के एग्ज़ाम अब स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपकी जो तैयारी है फाइनल मोड में चल रही है। उसी सीरीज़ के अंतर्गत आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का पेपर डिस्कशन। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस तरीके की कैटेगरीज में आते हैं। ज्ञान, अवबोध, अभिव्यक्ति और मौलिकता, 4 प्रकार के आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस की कैटेगरी है, आपको आंसर भी फिर उसी के अंतर्गत देने होते हैं। प्रश्नों के जो प्रकार हैं, आपका जो पेपर है ये 4 सेक्शन में आता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपको वो सारे ही अटेम्प्ट करने होते हैं। बस ध्यान में इतना रखना है कि जो इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन है उसमें आपको आपकी चॉइस के हिसाब से करना है। जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है, जिसको आप अपने पेपर में प्रेजेंट अच्छे से कर सकते हो, आपको वो करना है। अदरवाइज आपको सारे ही क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन पूछे हैं तो आप उसमें से 10 या 12 क्वेश्चन करके आओ। क्वेश्चन आपको सारे ही करने हैं। जो सेक्शन ए है आपका, उसमें इस 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आपके पहला आता है आपका वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं आपके। और ये कितने क्वेश्चन आते हैं? प्रश्नों की संख्या है 9 और अंक प्रति प्रश्न कितना है आपका? 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन आपके ABCD टाइप के आएंगे। बहुत इजी है, आपको राइट आंसर पे जो है वो टिक लगाना है, आपका राइट आंसर लिखना है। उसके अलावा सेक्शन ए में ही अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। वो भी आपके 1 मार्क्स के आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 12। आपको 1 लाइन में आंसर लिखना है। बहुत ही इजी पेपर पैटर्न है आपका। अगर आप तरीके से पढ़ेंगे तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट के बाद आपका ये जो 2 सेक्शन है, सेक्शन ए खत्म हो जाता है यहाँ पर। सेक्शन ए के बाद आपका स्टार्ट होता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? लघुतरात्मक। लघुतरात्मक मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके। हर क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होता है? 1.5 मार्क्स का। 1.5 इसकी मार्किंग रखी गई है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सेक्शन बी में कितने आएंगे? 12 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपके आते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। इसका थोड़ा सा आंसर आपको बड़ा लिखना है, 40 से 45 वर्ड के अंदर लिखना है। पेज मतलब हाफ एन पेज में लिखना है। अगर डायग्राम की नीड हो तो आपको उसमें डायग्राम भी बनाना है। ये आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका वो सेक्शन सी में है। ये आपके लघुतरात्मक सेक्शन बी में थे। आपके जो सेक्शन सी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। तो आपके 3 क्वेश्चन आएंगे 3-3 मार्क्स के। जो लास्ट आपका सेक्शन बचता है सेक्शन नंबर डी, वो है आपका निबंधात्मक क्वेश्चन। निबंधात्मक में आपका कुछ प्रोग्राम लिखने के लिए भी आ सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि आपके इस सब्जेक्ट में इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के सब्जेक्ट में जो आपकी बेस लैंग्वेज है वो आपकी पाइथन है। और उसमें लाइब्रेरीज हमें यूज करनी है। पांडा और मैटप्लॉटलिब आपका यहाँ सिलेबस में है। तो आपको जो प्रोग्राम बनाने हैं वो उसी लाइब्रेरी के थ्रू बनाने हैं। तो ये आपके आएंगे 2 क्वेश्चन आएंगे, लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। इसमें इन दोनों में इंटरनल चॉइस होगी, मतलब 19 में 2 क्वेश्चन होंगे। 2 में से कोई सा एक आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में भी 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से कोई सा आपको एक करना है। हर क्वेश्चन की मार्किंग क्या है? 4 मार्क्स का है। तो इस तरह से जो आपका फाइनल मार्किंग होगी आपकी 56 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर आने वाला है। नेक्स्ट है आपका जो सिलेबस है। आपके सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। बहुत टोटल मिला के आपकी 6 चैप्टर हैं। उनमें से जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका क्वेरिंग एंड SQL फंक्शन। आपके डेटाबेस की जो क्वेरीज वगैरह लगती हैं SQL की, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, उसकी यूनिट है आपकी, जिसमें आपकी जो बेस रखी गई है वो रखी गई है MySQL। नेक्स्ट जो है आपकी 2nd और 3rd यूनिट डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास। तो पांडास आप सबको पता है क्या होता है? पाइथन की एक लाइब्रेरी है जिसमें हमारे पास वैरायटी ऑफ फंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम प्रोग्राम्स बनाते हैं। 4th जो आपकी यूनिट है वो प्लॉटिंग डेटा यूजिंग मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब क्या होता है? मैटप्लॉट लाइब्रेरी है आपकी, जिसमें आप पाइथन की ये लाइब्रेरी है, इसके थ्रू आप ग्राफ्स, चार्ट्स, इस तरह से डेटा एनालिसिस का काम कर सकते हैं। बहुत ही रिच लाइब्रेरी है ये। नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेट एंड वेब। यहाँ पे आपका थोड़ा सा नेटवर्किंग का पार्ट आएगा, इंटरनेट का पार्ट आएगा कि साइबर क्राइम क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। और लास्ट है आपका सोसाइटल इम्पैक्ट। ये भी आपका काफ़ी कुछ इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजी पे आधारित यूनिट है। तो इस तरह से आपका जो टोटल अंक भार है वो है आपका
56 मार्क्स का आपका पेपर है, बहुत ज़्यादा लेंथी पेपर भी नहीं आएगा, तो आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। नेक्स्ट, आपके जो बोर्ड की तरफ से इस तरह का ब्लूप्रिंट आपको दिया गया है और इसमें बताया गया है कि कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी आप एक बार देख सकते हैं। जिस तरह से एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, क्वेरी एंड एसक्यूएल फंक्शन जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, उसमें से वस्तुनिष्ठ कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे। अति लघु उत्तरात्मक 1 क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन जो आपका आएगा वो भी आपका 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 1 क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे आपके इस तरह से जो मार्किंग है, एसक्यूएल वाली जो यूनिट है आपकी, वो टोटल आएगी 20 मार्क्स की। सबसे ज़्यादा वेटेज ही आपका फर्स्ट यूनिट का है, 20 मार्क्स का पेपर तो उसमें से ही आने वाला है। तो इस यूनिट को आप बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इस यूनिट के सभी प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं। उसके बाद की जो यूनिट है आपकी, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, तो ये जो यूनिट है ये आपकी 8 मार्क्स की है, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट। तो बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये 2 यूनिट आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड यूनिट है आपकी मैटप्लॉटलिब, ये भी आपकी 8 मार्क्स की आएगी। और लास्ट की जो 2 यूनिट है, इंटरनेट और सोसाइटल इम्पैक्ट, ये आपकी टोटल मिला के 6 मार्क्स की हैं, 12 मार्क्स की ये यूनिट आएंगी। जो आपको लगता है कि आपकी वो यूनिट बहुत अच्छी है, आपका पर्टिकुलर वो पार्ट बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो आप उस यूनिट को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। रूल आपके बोर्ड के पेपर पे लिखे हुए होंगे, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। आपको जितने भी मार्किंग है वो सब आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। अपने प्रश्न पत्र पर अपना रोल नंबर अंकित करिए। ये सारे जो बेसिक से रूल है ये आपको फॉलो करने हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से, और सेक्शन ए में मैंने आपको बताया था कि वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन आएंगे पहले। तो 9 क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ टाइप के आएंगे यहाँ पे, ABCD वाले, जिसमें आपको कोई एक राइट आंसर को सेलेक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एसक्यूएल में काउंट फंक्शन की संख्या देता है। द काउंट फंक्शन इन एसक्यूएल रिटर्न द नंबर ऑफ। तो एसक्यूएल क्या होता है? आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है और इसमें काउंट फंक्शन यूज किया जाता है। काउंट फंक्शन क्या करता है? जैसे अगर मुझे मेरी डेटाबेस में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता करने हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जो सब्जेक्ट लिया है, हिंदी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है अपना ऑप्शनल पेपर, तो उन 100 में से अगर कोई 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, तो मैं गिनने नहीं बैठ सकती। अगर 1000-2000 की एंट्री होगी तो गिनना बहुत टिपिकल हो जाता है। तो इसीलिए हमारा डेटाबेस काफी हेल्प करता है। तो डेटाबेस में जो काउंट फंक्शन होता है वो इस काम को करने के लिए उपयोग में आता है, जो वैल्यूज को काउंट करता है कि भाई फलानी डेटाबेस में अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि हिंदी के टोटल कितने स्टूडेंट है, तो वो आपको कर लेगा। इसी तरह से जब काउंटिंग करनी है और हमें एक फिक्स नंबर वैल्यू पता करनी है, तब काउंट फंक्शन यूज आता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वैल्यूज। राइट आंसर है वैल्यूज। काउंट फंक्शन क्या करता है? वैल्यूज रिटर्न करता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा फंक्शन दिनांक में डे पार्ट को प्रदर्शित करता है? विच फंक्शन रिटर्न द डे पार्ट फ्रॉम द डेट। अब ये आपको क्वेश्चन बहुत समझना है कि क्या डे पार्ट मतलब, जैसे अगर मान के चलिए आज तारीख है 1 जनवरी 2023, तो इसमें से डे पार्ट क्या हो गया? डे पार्ट हो गया 1। हमारा दिन कौन सा है? 1। उसी तरह से अगर हम मानते 15 जनवरी 2023 है, तो उस डेट में से आपकी पूरी डेट है जिसमें फॉर्मेट है आपका DDMMYY का, डेट मंथ और ईयर, तो डे पार्ट कौन सा हो गया? 15, जो हमारी दिनांक होगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला है डे, ब्रैकेट में डेट, फिर है आपका डेट फंक्शन, डे नेम और नाउ। तो आप जानते हैं कि नाउ फंक्शन क्या करता है? करंट सिस्टम की डेट और टाइम बताता है। डेट फंक्शन आपका क्या करेगा? अगर आप डेट में यहाँ ब्रैकेट में नाउ लिख दोगे तो वो फिर टाइम नहीं देगा, वो सिर्फ आपको डेट ही देगा। डे नेम और यहाँ पे आपको लिखना है डेट। तो इसमें क्या करेगा? वो डे का नेम देगा। जैसे अगर उस दिन वेडनेसडे है तो वो वेडनेसडे टेक्स्ट फॉर्मेट में देगा। लेकिन ये वाला जो फंक्शन है डे और डेट, तो ये वाला आपका क्या करता है? डे पार्ट रिटर्न करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, डैश कंटेन अ कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स दैट अलाउ अस टू परफॉर्म मैनी एक्शन विदाउट राइटिंग डिटेल प्रोग्राम फॉर इट। मॉड्यूल में निर्मित का एक संग्रह होता है जो हमें इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम लिखे बिना कई कार्य करने की अनुमति देता है। तो इस तरह के हमें आपको यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इनबिल्ट मॉड्यूल होते हैं जिनके थ्रू हम काम कर सकते हैं? तो आपके कोर्स में है पांडा। पांडा क्या होता है? पाइथन की एक लाइब्रेरी है, बहुत रिच लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल होते हैं जिनके थ्रू हम हमारे डेटा एनालिसिस के, डेटा विजुअलाइजेशन के काम बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। हमें बहुत लंबा चौड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है वर्ड। वर्ड आप जानते ही हो, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वो कोई कोडिंग नहीं करता है, हम उसमें हमारा डेटा टाइप करते हैं।
विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें हम कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, पहले हम इसे इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद कंप्यूटर पे काम करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे मॉड्यूल्स से इसका कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है आपका पाइथन। पाइथन क्या हो गया, हमारी लैंग्वेज हो गई, और इसकी काफ़ी सारी लाइब्रेरीज है जिनके थ्रू हम डेटा विजुअलाइजेशन का काम करते हैं, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा पाइथन। पाइथन जो लैंग्वेज है जिसमें रिच मॉड्यूल्स है, काफ़ी सारे मॉड्यूल हैं जिनके थ्रू हम हमारा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है पांडास का अर्थ है, तो यहाँ पे जो फुल फॉर्म पूछी गई है, फुल फॉर्म याद करना बहुत इजी होता है, तो पांडास का अर्थ में यहाँ पे PAN होता है पैनल, और ये होता है हमारा DAS डेटाज, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पैनल डेटा। नेक्स्ट है विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द मिडिल नंबर फ्रॉम अ सेट ऑफ नंबर, तो ये आप मैथ्स में भी काफ़ी टाइम पढ़ चुके हो, स्टैटिक्स में, कि जो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं उनमें बीच का नंबर हमें अगर निकालना है, एवरेज निकालना है, तो वो बीच का नंबर हमारा किसके थ्रू आता है, मीडियन के थ्रू आता है। मीडियन, मीन, मीडियन मोड, ये 3 टर्मिनोलॉजी होती हैं आपकी स्टैटिस्टिक्स की। तो जो मीडियन है, मीडियन क्या करता है, नंबर ऑफ लिस्ट में से बीच का नंबर निकालने का काम करता है, और यही फंक्शन आपके पांडा में भी यूज होते हैं। काफी सारे फंक्शंस है मीन, मीडियन, मोड, जिनके थ्रू हम ये काम करते हैं। नेक्स्ट, प्लॉट विच इज यूज टू गिवन स्टैटिस्टिकल समरी इज, यहाँ पे 3-4 तरह के प्लॉट्स लिखे हैं। प्लॉट्स क्या होते हैं आपके, जब भी आप डेटा विजुअलाइजेशन करना चाहते हो, जैसे मान के चलो आपकी कोई शोरूम की आप रिपोर्ट प्रदर्शित करना चाहते हो जिसमें किस महीने में कितनी कार बेची हैं, कितने कस्टमर्स थे, उनका रिव्यू क्या था, या प्राइस जिसकी आपकी है कि किसने सबसे महंगी कार खरीदी है, तो इनको हम टेबुलर फॉर्मेट में तो लिखते ही हैं, लेकिन अगर आप इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में प्रदर्शित करना चाहते हैं तब आप क्या करते हो, पाइथन की एक लाइब्रेरी है मैट प्लॉट लाइब्रेरी, तो उसमें काफ़ी सारे हमारे पास फंक्शंस होते हैं। ये बार, लाइन, हिस्टोग्राम और बॉक्स प्लॉट मेथड्स होते हैं, प्लॉट मेथड्स होते हैं, जिनके थ्रू हम डेटा को पिक्टोरियल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पिक्टोरियल मतलब पिक्चर्स में, जिसमें बार चार्ट यूज कर सकते हैं, हम ग्राफ यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछा है, प्लॉट विच इज यूज टू गिव स्टैटिस्टिकल समरी, स्टैटिस्टिकल समरी में अगर हमें देना हो तो इसमें से हम कौन सा प्लॉट यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं बॉक्स प्लॉट मेथड। इसके थ्रू हमारा डेटा स्टैटिस्टिकल समरी के रूप में प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट है मैटप्लॉट लाइब्रेरी इज डैश प्लॉटिंग लाइब्रेरी, ये किस तरह की लाइब्रेरी है, तो ये है 2 डायमेंशनल। यहाँ पे क्योंकि हम ग्राफ्स की बात कर रहे हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट, इस तरह की बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो डेटा होता है हमारा 2D फॉर्मेट में होता है। जैसे अगर हम बार चार्ट बनाना चाहें इस तरीके से, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, हमारे 2 एक्सिस हैं, तो इस तरह के जो डायग्राम्स बनते हैं वो कौन से डायग्राम होते हैं, 2D डायग्राम होते हैं। तो जो मैटप्लॉट लाइब्रेरी है वो है 2D। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पेज किस भाषा का उपयोग करके बनाया जाता है, वेब पेज इज क्रिएटेड यूजिंग विच लैंग्वेज, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। XML, XML की फुल फॉर्म होती है आपकी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है जावा, फिर है C और HTML, तो इनमें से सबसे जो लास्ट है आपका HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये वो लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम वेब पेजेस बनाते हैं। इसमें हम कुछ टैग्स वगैरह यूज करते हैं, और जो हम पेज बनाते हैं वो सिंपली हम नोटपैड में बनाते हैं, लेकिन जब हम उसको रन कराते हैं तो वो पेज हमारे किस पे रन होते हैं, ब्राउजर पे रन होते हैं। सबसे बेसिक सी लैंग्वेज है हमारी वेबसाइट्स बनाने की, वेब पेजेस बनाने की। तो और इसका जो फॉर्मेट एक्सटेंशन होता है किसी भी फाइल का, वो होता है .html। आपने काफ़ी टाइम देखा होगा, आप जब ब्राउज़र पे कुछ वेबसाइट वगैरह खोलते हो तो जो URL खुलता है पूरा, उसके बाद एड्रेस में लास्ट में डॉट लगा के HTML लिखा हुआ होता है आपका। जैसे नॉर्मली आप वर्ड फाइल पे काम करते हो तो उसका एक्सटेंशन होता है .docx, तो उस फाइल को हम ब्राउज़र पे नहीं खोल सकते, लेकिन जितनी भी .html फाइल होती हैं वो ब्राउज़र सपोर्ट करती हैं, ब्राउज़र पे ही खुलती हैं, उनका प्लेटफॉर्म ही वेब ब्राउज़र्स होते हैं। तो वेब पेज कहाँ पे बनाए जाते हैं, HTML लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल फुटप्रिंट्स आर स्टोर्ड टेम्परेरी, परमानेंटली, फॉर 7 days ओनली और फॉर 3 days ओनली। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होते हैं आपका, जैसे नॉर्मल फुटप्रिंट हमारे क्या होते हैं, हम अगर कहीं रास्ते पे जा रहे हैं और अगर कुछ निशान छोड़ते जाते हैं तो वो हमारे फुटप्रिंट्स हो जाते हैं, जिसके थ्रू हमारा पता लगाया जा सकता है कि अब ये इंसान कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है। उसी तरह से जब हम वेब की बात करें, वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें, हम कोई
ब्राउज़र पे हम कोई वेबसाइट पे सर्च करते हैं, कुछ काम कर रहे हैं, किसी भी तरह की ऑनलाइन एक्टिविटी करते हैं, तो इसका भी ब्यौरा कहीं ना कहीं सेव किया जाता है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब पे, तो उसी को ही डिजिटल फुटप्रिंट कहा जाता है। इसकी वजह से काफ़ी सारे हम जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनको पकड़ने में हेल्प मिलती है कि वो अगर पर्सन ने कोई क्राइम किया है तो वो उसका पता कैसे लगाया जाए कि कब किस IP पे गया, वो कहाँ कहाँ उसने वो ब्राउजिंग करी है, कौन सी वेबसाइट्स खोली है। तो ये हम जो पद चिन्ह होते हैं वो छोड़ता जाता है, और ये अगर पब्लिकली हो जाते हैं तो वो टेम्परेरी नहीं होते, वो परमानेंटली स्टोर रहते हैं, फिर वो डिलीट नहीं किए जा सकते। तो डिजिटल फुटप्रिंट आर स्टोर्ड परमानेंटली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे सेक्शन 1 के वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चन थे। अब इसके बाद अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे 12 क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद हमारा सेक्शन 1 खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 में 9 ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 4 क्वेश्चन आएंगे, 1-1 मार्क्स का आएगा। द मेन कंप्यूटर इन एनी नेटवर्क इज कॉल्ड एज। तो जो कंप्यूटर नेटवर्किंग की हम बात करें, कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? बहुत सारी डिवाइस होती हैं जो आपस में कनेक्ट होती हैं, और आपस में कनेक्ट होकर वो डेटा को शेयर करती हैं। तो जो मेन डिवाइस होती है जहां से सारा डेटा शेयर हो रहा है, सेंट्रल पोजीशन पे होता है, तो उस डिवाइस को कहा जाता है होस्ट कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आ जाएगा वो होगा होस्ट। द मेन कंप्यूटर इन एनी नेटवर्क इज कॉल्ड एज होस्ट कंप्यूटर, और अदर जो डिवाइसेस होती हैं वो सारी क्या होती हैं? क्लाइंट डिवाइसेस होती हैं। नेक्स्ट है डैश इज द एक्ट ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर। मतलब अगर हम किसी कंप्यूटर में अनऑथराइज्ड एक्सेस करते हैं तो उस टर्म को क्या बोला जाता है? तो उस टर्म को बोला जाता है हैकिंग। हैकिंग बहुत ही नॉर्मल वर्ड है, आज के जमाने में आपने सुन भी रखा होगा। हैकिंग क्या होता है? किसी भी दूसरे कंप्यूटर को अनऑथराइज्ड एक्सेस करना, बिना उसकी परमिशन के एक्सेस करना और डेटा को चुराना, या कुछ भी ऐसी अनऑथराइज्ड और अनवांटेड एक्टिविटी करना दूसरे कंप्यूटर पे, तो उसको बोला जाता है हैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सब क्वेरी इज एन एसक्यूएल एक्सप्रेशन दैट इज प्लेस्ड डैश अनदर एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो जो एसक्यूएल क्वेरी होती है वो एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी चल सकती है, तो इस तरह की जो क्वेरी होती है उनको हम सब क्वेरी बोलते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि अब सब क्वेरी क्या होता है? अ सब क्वेरी इज एन एसक्यूएल एक्सप्रेशन दैट इज प्लेस्ड, डैश में क्या आना चाहिए? दैट इज प्लेस्ड, मतलब वो उसके अंदर चलती है, एक एसक्यूएल एक्सप्रेशन के अंदर चलती है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इनसाइड। A subquery is an SQL expression that is placed inside another SQL statement. नेक्स्ट है numpy का अर्थ होता है, तो ये आपकी क्या है? लाइब्रेरी है न्यूमेरिकल पाइथन। तो इसका फुल फॉर्म पूछी गई है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप रटने वाला क्वेश्चन है, आप रट के इसका आंसर दे सकते हैं। न्यूमेरिकल पाइथन numpy का मतलब होता है। 4 क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान वाले आए थे। अब आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो अति लघुत्रात्मक में 8 क्वेश्चन और आएंगे, और आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा। 1 लाइन के क्वेश्चन आएंगे, तो देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन हैं। पहला है आपका कन्वर्ट एंड डिस्प्ले स्ट्रिंग इंडिया इनटू अपर केस। तो ये आपका किस यूनिट का क्वेश्चन है? आपका एसक्यूएल का क्वेश्चन है। आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है इंडिया, इसको आपको अगर अपर केस में लिखना है, अपर केस मतलब कैपिटल लेटर में लिखना है, तो आप कौन सा एसक्यूएल फंक्शन यूज करोगे? तो हम जो एसक्यूएल फंक्शन यूज करेंगे वो करेंगे सेलेक्ट अपर। अपर आपका UPPER अपर मेथड होता है जो हर किसी भी स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर में चेंज करने का काम करता है। इंडिया आप यहाँ पे आपको लिखना है इन्वर्टेड कॉमा में, तो आउटपुट जो आएगा आपका वो इस तरीके से आएगा। पहले इंडिया आपका स्मॉल लेटर में लिखा हुआ था, अब आपका इंडिया कैपिटल लेटर में लिखा हुआ होगा। इसी तरह से लोअर मेथड भी होता है, अगर आपको आपकी स्ट्रिंग को कैपिटल से लोअर में स्मॉल केस में कन्वर्ट करना है तो आप लोअर मेथड यूज करोगे। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्ट्रिंग राजस्थान। ये भी अगेन आपका एसक्यूएल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजस्थान जो ये शब्द है इसमें कितने कैरेक्टर्स है, तो आप काउंट करके देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आंसर आपका 9 है, लेकिन ये बहुत इजी है। लेकिन जो एग्जाम में पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि इसको स्ट्रिंग में काउंट करने के लिए, इस स्ट्रिंग को काउंट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज आता है एसक्यूएल में। तो फंक्शन जो यूज होता है वो आप जानते हैं लेंथ फंक्शन। लेंथ के अंदर आपको लिखना है स्ट्रिंग, और फिर वो आपकी स्ट्रिंग को कैलकुलेट करके बता देगा कि कितने
लेंथ की वो स्ट्रिंग है। नेक्स्ट, विच एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफाइड कॉलम। मैंने आपको पहले भी बताया था एसक्यूएल यूनिट जो है वो आपकी 20 मार्क्स की है और काफी सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में इस यूनिट में से आने वाले हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है कि आपका कौन सा एसक्यूएल का फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन कौन सा है जो मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करता है। तो नाम से ही पता चल रहा है MIN, मिनिमम फंक्शन जो होता है मिन फंक्शन, वो क्या करता है, मिनिमम वैल्यू को करता है। और अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू को प्रदर्शित करना है तो उसके लिए यूज में आएगा मैक्स फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसक्यूएल स्ट्रिंग फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द गिवन स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग ट्रेलिंग वाइट स्पेस कैरेक्टर। ट्रेलिंग और आपका फ्रंट में भी आता है और ये ट्रेल जो होती है वो होती है आपका पीछे का साइड, बैक साइड जो होता है। तो यहाँ पे जो आपकी स्ट्रिंग जो होती है हमारी, मान लीजिए कोई सी स्ट्रिंग है राजस्थान लिख दो या माय नेम इज प्रियंका लिख दो, तो इसमें हमें अगर ट्रिम करना है डेटा, ट्रिम मतलब थोड़ा सा डेटा हटाना है, ट्रेलिंग साइड से हटाना है तो राइट हैंड साइड से होगा। जैसे मान के चलिए ये जो एक वर्ड है कैरेक्टर्स, तो इसको अगर हमें ट्रिम करना है और तो हम यूज करेंगे आर ट्रिम फंक्शन। आर ट्रिम से क्या होगा, वो राइट हैंड साइड की तरफ से ट्रिम होना शुरू होगा। अगर हम इसे एल ट्रिम यूज करेंगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड से ट्रिम होना शुरू होगा। क्वेश्चन में आपका पूछा गया था रिमूविंग ट्रेलिंग वाइट स्पेस, तो ट्रेल साइड से अगर आपको इसको रिमूव करना है तो यहाँ पे आपका आर ट्रिम फंक्शन यूज होगा। नेक्स्ट है, राइट कमांड लाइन टू इंस्टॉल पांडास। तो जब भी यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हमें पांडा लाइब्रेरी यूज करनी है तो उसका कमांड लाइन क्या होगा, क्या कमांड हमें डालना पड़ेगा जिसके थ्रू हम उस लाइब्रेरी को हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्कुल 1 लाइन का आंसर है। कमांड कुछ इस तरीके से है, PIP इंस्टॉल पांडास, पीप इंस्टॉल पांडास। अगर ये हम हमारे कमांड इंटरप्रेटर पे लिखते हैं तो आपकी पांडा लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाती है। लेकिन ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि ये आपको इंस्टॉल करने से पहले आपके कंप्यूटर सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना जरूरी है, तभी आपकी ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो पाएगी। राइट द इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर सपोर्टेड बाय पांडास। तो पांडास में कितने डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट होते हैं, तो मेनली 3 तरह के डेटा स्ट्रक्चर पांडा सपोर्ट करता है और उन 3 डेटा स्ट्रक्चर पे ही मोस्टली ये काम करता है। कौन कौन से होते हैं, सीरीज, डेटा फ्रेम और पैनल। ये 3 डेटा स्ट्रक्चर है जिन पे हमारा पांडा वर्क करता है, क्योंकि जो पांडा लाइब्रेरी है वो बेसिकली क्या करती है, आपका डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन और डेटा पे हमारा जितना भी काम होता है उस पे वर्क करती है आपका। तो मोस्टली ये डेटा साइंस की एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आजकल जो डेटा साइंस और AI काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो अगर हमें उस लैंग्वेज पे काम करना है तो हमें पाइथन, पांडा, मैटप्लॉट यही सीखना पड़ता है, क्योंकि यही वो लाइब्रेरी हैं जिनसे हम डेटा विजुअलाइजेशन का, डेटा एनालिसिस का काम कर सकते हैं। Which topology contains a backbone cable running through the whole length of the network। यहाँ ये आपका नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, जो सेकंड लास्ट यूनिट है उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आंसर तो बहुत छोटा सा है, आंसर हो जाएगा इसका बस टोपोलॉजी, लेकिन इसको देने के लिए आपको टोपोलॉजी पूरी पढ़नी पड़ेगी कि कौन सी टोपोलॉजी क्या काम करती है। टोपोलॉजी क्या होती है आपकी, बेसिकली जब हम हमारा कंप्यूटर नेटवर्क स्थापित करते हैं, कोई लैब वगैरह बनाते हैं, तो हमें एक व्यवस्था बतानी होती है कि किस तरीके से सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होंगे। और सारे कंप्यूटर की कनेक्ट करने के लिए हम एक कोई डिजाइन तैयार करते हैं। काफी सारी टोपोलॉजी आपके कोर्स में है, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, सबका अलग अलग तरीका होता है काम करने का। क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो बैकबोन केबल यूज करती है। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, आपका एक बैकबोन केबल यूज में की ली जाती है, ये आपकी होती है मेन केबल। इसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड भी काफी अच्छी होती है। अब यहाँ पे इससे सारे हमारे क्लाइंट कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं इस तरीके से। तो जो मेन केबल होती है इसी को हम बैकबोन बोलते हैं। जैसे अगर ह्यूमन बिहेवियर की बात करें, हमारी बैकबोन जो होती है, अगर मेन जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम बैकबोन बोलते हैं। अगर वो ही खराब हो गई तो आपका सिस्टम भी खराब हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये बैकबोन केबल हमारी खराब हो जाती है तो आपका पूरी जो नेटवर्क है वो भी काम नहीं करेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बस टोपोलॉजी, क्योंकि वो टोपोलॉजी आपकी बैकबोन केबल यूज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म साइबर क्राइम। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है कि साइबर क्राइम क्या होता है।
criminal activities or offense carried out in a digital environment can be considered as cyber crime. cyber crime जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड काम कुछ इलीगल एक्टिविटी की गई है, किसी को हरेस किया गया है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, तो ये सब आपका साइबर क्राइम में आता है। जैसे आजकल आप काफ़ी सुनते होंगे कि हमारे कुछ मोबाइल पे मैसेज आता है कि आप ये लिंक पे क्लिक कीजिए, और लिंक पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, हमारे अकाउंट से सारा पैसा उड़ जाता है। या फिर सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि कितनी बार ब्लैकमेल किया जाता है फोटोज़ वगैरह को लेकर, और उनसे मनी एक्सटॉर्शन और इस तरह का काम किया जाता है। अगर इसमें कहीं पे भी इंटरनेट, कंप्यूटर, अगर इन सब चीज़ों का यूज़ किया गया है तो वो आपके केस आते हैं साइबर क्राइम के अंतर्गत। सेक्शन ए के आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ और वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आपका सेक्शन स्टार्ट हो रहा है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके 12 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन आपका 1.5 मार्क्स का होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप जो आंसर लिखो वो 1.5 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखो, ना ज़्यादा छोटा आंसर लिखना है और ना ही आपको बहुत बड़ा 1-1.5 पेज का आंसर लिखना है। आपको 1.5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है आपका, राइट द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द एसक्यूएल कमांड। आपके एसक्यूएल कमांड दे रखी है सेलेक्ट POW 3 और 2। तो आपका बहुत छोटा सा ये कोडिंग का आंसर है आपका, लेकिन आपको थोड़ा सा इसकी थ्योरी भी लिखनी है क्योंकि 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहले आप POW, ये पावर फंक्शन होता है, इसके बारे में लिखोगे। पावर फंक्शन क्या करता है आपका, कि भी हमारी बेस वैल्यू है उसमें पावर लगा के अब जो वैल्यू आएगी वो आपको बताता है। तो आपका यहाँ पे पावर में क्या लिखा गया है, 3 और 2। तो 3 जो है हमारी वो है बेस और उसकी पावर क्या है 2। तो इसका आउटपुट क्या आता है, 3 की पावर 2, 3 इंटू 3 9 इसका आंसर आता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो होगा आपका 9। तो आपको लेकिन 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत छोटा सा ये आंसर हो जाएगा 9। तो आप मेरी एडवाइस है कि आप यहाँ पे पावर फंक्शन की 1 लाइन डिस्क्रिप्शन भी लिखें कि पावर फंक्शन काम कैसे करता है। नेक्स्ट है, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरीज। ये एक छोटी सी एसक्यूएल क्वेरी दी गई है, सेलेक्ट, राइट, साइंस, कॉमा लगा के 4। तो अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, राइट करके और ब्रैकेट में एक स्ट्रिंग दे रखी है। तो राइट फंक्शन क्या होता है आपका, राइट से चलेगा और वहां पे हमें जितने नंबर दे रखे हैं उतने नंबर के कैरेक्टर उठा के आपको आउटपुट दे देगा। तो हमारी स्पेलिंग क्या है, साइंस है SCIENCE और नंबर क्या है 4। तो आप बैक से चलिए और 4 नंबर काउंट कीजिए, 1 2 3 और 4। तो ये आपका देखिए ENCE 4 कैरेक्टर आ रहे हैं राइट हैंड साइड से। तो ये उतने कैरेक्टर को कट करके और आउटपुट दे देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका, ENCE। जो आपके राइट हैंड साइड से 4 कैरेक्टर थे वो आपके प्रोड्यूस हो जाएंगे और आउटपुट में प्रदर्शित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सीरीज। तो सीरीज अभी मैंने आपको बताया था ये क्या होता है। सबसे पहले आपको ये लिखना है कि सीरीज कहाँ यूज होती है। सीरीज क्या है, नाम से पता चल रहा है, नंबर्स की सीरीज, कैरेक्टर्स की सीरीज हो सकती है। 1 इंडेक्स है, ये 1 डायमेंशनल है, आपके पांडाज में यूज होता है। पांडा का क्या है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो इसी तरह से 3-4 पॉइंट्स आपको आपके आउटपुट में लिखने हैं। सीरीज कैन हैव जस्ट 1 इंडेक्स लिस्ट। कोई भी अगर हम नंबर्स की लिस्ट बना के लिखना चाहते हैं, जैसे मान लो मैं सिर्फ इवन नंबर आपके प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो 2 4 6 8 10 ये क्या हो गए, एक सीरीज हो गई। इंडेक्स लिस्ट है तो यहाँ पे इस लिस्ट का एक इंडेक्स भी स्टोर होगा हमारे पाइथन लाइब्रेरी में, 0 1 2 3 4। ये आपका क्या हो गया, इंडेक्स हो गया। इस इंडेक्स से ये पता चल रहा है कि जो हमारा 4 नंबर है वो कौन से इंडेक्स पे स्टोर है, इंडेक्स नंबर 1 पे वो स्टोर है। तो आपका ये डेटा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको यही लिखना है कि सीरीज इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन पाइथन लाइब्रेरी ऑफ पांडास। तो पांडास का ये डेटा स्ट्रक्चर है, कैसा है, 1 इंडेक्स लिस्ट है आपकी। इस तरह से आपको 2-4 पॉइंट्स आपके आंसर बुक में लिखने हैं। नेक्स्ट है, डेटा फ्रेम 2D एरे से किस प्रकार भिन्न है। हाउ इज इट डेटा फ्रेम डिफरेंट फ्रॉम 2D एरे। तो डेटा फ्रेम क्या है आपका, पांडा का डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। डेटा फ्रेम कैन स्टोर डेटा ऑफ एनी टाइप वेयर एज नमपाई 2D एरे। 2D एरे क्या होता है, कैन कंटेन डेटा ऑफ अ सिमिलर टाइप। डेटा फ्रेम में आप किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हो, नंबर भी स्टोर कर सकते हो और कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हो। जैसे डेटा फ्रेम में मान के चलिए आपका मोस्टली जब हमें डेटा टेबुलर फॉर्मेट में दिखाना होता है, टेबल फॉर्मेट में, तो हम डेटा फ्रेम यूज करते हैं इस तरह से। यहाँ पे आपको जैसे एस नेम लिख दिया आपने और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टूडेंट नेम।
तो इस तरह की एक डेटा फ्रेम चल गई। आप उसका आईडी भी ले सकते हैं, ये भी एक डेटा फ्रेम बन गई। 1 2 3 आईडी हो जाएगा, यहाँ पे DEF एक हम नेम लिख देते हैं। तो ये जो डेटा फ्रेम बनी है वो आपके नंबर भी स्टोर कर रही है, और ये वाली जो डेटा फ्रेम है वो आपके कैरेक्टर भी स्टोर कर रही है। तो डेटा फ्रेम क्या करता है आपका, बोथ टेक्स्ट और नंबर्स दोनों पे काम करता है। वहीं पर जो 2D एरे है वो क्या करता है आपका, सिर्फ न्यूमेरिकल सेम टाइप के डेटा पे ही काम करता है। सिमिलर डेटा टाइप होना चाहिए, सिमिलर टाइप का आपकी पूरी लिस्ट में अगर नंबर है तो सिर्फ नंबर ही होने चाहिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप बाय फंक्शन। अगेन ये एसक्यूएल का क्वेश्चन है, नाम से पता चल रहा है। ग्रुप बाय क्या करता है आपका, आपकी नंबर ऑफ लिस्ट है उसमें से कुछ आउटपुट आपको ग्रुप्स में लेके आना है। तब आप जो क्वेरीज में कीवर्ड यूज करते हो वो यूज करते हो आप ग्रुप बाय। ग्रुप बाय इज यूज्ड फॉर ग्रुपिंग द डेटा अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज एंड अप्लाई अ फंक्शन टू द कैटेगरीज। अगर हमें कोई डेटा ग्रुप में चाहिए और तो हम ग्रुप बाय फंक्शन यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने किसी शोरूम में गई, वहां पे अगर मैं चाहती हूँ कि कोई मारुति की कार कितने लोगों ने खरीदी है, ये मैं डेटा देखना चाहती हूँ 500 लोगों में से। अगर मान के चलो मैं 10 लोग ऐसे हैं उस लिस्ट में से जिन्होंने मारुति की कार खरीदी है, तो वो आउटपुट देगा 10। लेकिन वो उसको ग्रुप करना पड़ेगा, एक एक डेटा चेक करना पड़ेगा। तो इस टाइप की अगर क्वेरीज चलानी होती है तब हम क्या यूज करते हैं, ग्रुप बाय मेथड। नेक्स्ट है आपका डिफाइन द टर्म टेल एन। ये आपका पांडा का क्वेश्चन है। क्या करता है आपका, रिटर्न द लास्ट n मेंबर्स ऑफ द सीरीज इफ द वैल्यू फॉर n इज नॉट पास देन बाय डिफॉल्ट n टेक्स 5। इसमें क्या होता है, एक सीरीज आपको दे रखी है, जैसे मान के चलिए 1 से लेके 20 तक नंबर हैं, उसमें से मैं अगर टेल फंक्शन लगाती हूँ तो वो क्या करेगा, पीछे से आपके 5 नंबर को प्रदर्शित कर देगा, आउटपुट में दिखा देगा। बाय डिफॉल्ट ये 5 लेता है। हम टेल में n में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। अगर हम n में दे रहे हैं 10, टेल में हमने वैल्यू दी है 10, तो ये उस 20 नंबर की जो लिस्ट है उसमें से पीछे के 10 नंबर आपको आउटपुट देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई भी नंबर पास नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये क्या वैल्यू लेता है, n की 5 लेता है, तो पीछे से 5 नंबर को ये प्रिंट करवाएगा। नेक्स्ट है डिफाइन पांडाज विजुअलाइजेशन। पांडाज विजुअलाइजेशन क्या है, तो आंसर इसका वी कैन क्रिएट बेसिक प्लॉट्स यूजिंग पांडाज। पांडाज इज हाईली यूजफुल एंड प्रैक्टिकल इफ वी वांट टू क्रिएट एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस प्लॉट। जब भी हम डेटा पे वर्क करते हैं, डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं, तब हम पांडा यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो पांडा की लाइब्रेरी है उसमें काफी सारे मॉड्यूल्स होते हैं जो हमें डेटा को विजुअलाइज करने में हेल्प करते हैं। We don't need to import other data visualization library in addition to pandas for such task। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला है कि हमें डेटा विजुअलाइज करने के लिए बहुत सारी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने की या बहुत सारे फंक्शंस, बहुत बड़ी बड़ी कोडिंग को काम में लेने की जरूरत नहीं है अगर हम पांडा यूज कर रहे हैं, क्योंकि पांडा अपने आप में हमें काफी सारे मॉड्यूल प्रोवाइड करवा रहा है। It provides several different functions to visualize our data with the help of the plot function। यहाँ पे पांडा में एक प्लॉट फंक्शन काम में आता है जिसके थ्रू हम डेटा विजुअलाइजेशन का काम बहुत इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द फंक्शन विच इज यूज टू कॉन्फ़िगर द ग्रिड लाइन्स। The grid function in pyplot module of matplot library is used to configure the grid line। हमें जब कोई डेटा ग्रिड लाइन्स में दिखाना होता है तब कौन सा फंक्शन यूज होता है, ग्रिड फंक्शन यूज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन वेबसाइट एंड वेब पेजेस। ये आपका इंटरनेट और वेब का क्वेश्चन है। क्या होती हैं वेबसाइट्स, आप सभी जानते हो। हम आजकल जो इंटरनेट पे ब्राउज़र पे आप कोई भी किसी भी कंपनी की वेबसाइट खोलते हो, कोई रेलवे का अगर आपको रिजर्वेशन करवाना है, ट्रेन का, बस का, तो आप उससे रिलेवेंट वेबसाइट्स खोलते हो। तो वेबसाइट्स क्या होती है, जिसमें बहुत सारे पेज होते हैं। आप अपने स्कूल की वेबसाइट देखो, कॉलेज की वेबसाइट देखो, तो काफ़ी सारे पेज होते हैं जिसमें सबसे पहले मेन पेज खुलता है। उसके बाद अगर आपको कॉन्टैक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप कॉन्टैक्ट पेज में जाते हो, उससे रिलेटेड किसी पेज में जाते हो। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या बेसिक डिफरेंस है वेब पेज और वेबसाइट में। तो बेसिक सा बस यही डिफरेंस है। वेब पेज क्या होता है, एक सिंगल पेज जिसका एक खुद का URL है। आपको अगर कोई सिंगल पेज खोलना है, आप वो URL डालो और आपको सेम वही पेज खुलेगा। और जब हम बहुत सारे वेब पेजेस का एक कलेक्शन बना देते हैं तो वो होता है आपका वेबसाइट। A web page is a single document on the web using a unique URL, while a website is a collection of multiple web pages। नेक्स्ट है एक्सप्लेन VoIP। VoIP की फुल फॉर्म होती है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये भी आपका इंटरनेट और वेब
ये जो यूनिट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और VoIP अलाउ अस टू हैव वॉइस कॉल टेलीफोन सर्विस ओवर द इंटरनेट, दैट इज द वॉइस ट्रांसमिशन ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क रादर देन थ्रू द रेगुलर टेलीफोन नेटवर्क। पहले क्या होता था, जब नए नए फ़ोन आए थे तब हम उस पर कुछ रिचार्ज वगैरह कराते थे या जो भी हम प्रीपेड प्लान लेते थे तो उसमें कॉलिंग की कुछ पैसे लगते थे कि आप अगर इतने मिनट कॉल करोगे तो आपके इतने पैसे लगेंगे। तो इस तरह से, और अब तो काफ़ी फ्री कॉल्स भी आ गए हैं, लेकिन हमें एक सिम वगैरह की ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, अब हमारे पास काफ़ी सारी ऐप ऐसी हैं जिनसे हमें हमारे जो रेगुलर टेलीफोन नंबर होते हैं उनसे हमें फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम माने, जैसे व्हाट्सएप कॉल आप करते हो, इसी तरह से और भी काफ़ी सारे मैसेंजर वगैरह हैं, काफ़ी सारी ऐप है जिनके थ्रू हम कॉलिंग का भी काम कर सकते हैं। तो हमें ज़रूरी नहीं कि हमारे पास सामने वाले के नंबर हों, हम उसे व्हाट्सएप कॉल करते हैं। दूसरे काफ़ी सारे माध्यम हैं जिनके थ्रू हम कॉल कर सकते हैं। तो जो ओवर द टेलीफोन नेटवर्क होते हैं, टेलीफोन नेटवर्क से बियॉन्ड इंटरनेट की हेल्प से जब हम कॉलिंग का काम करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन कॉपीराइट एंड पेटेंट। ये जो दो नाम हैं आपने काफ़ी बार सुन रखे होंगे। काफ़ी कुछ नया, हमने कुछ बुक वगैरह लिखी है या कोई चीज़ हमारी होती है तो उस पर हमारे कॉपीराइट इशू हम अगर बना लेते हैं तो कोई दूसरा उसको यूज़ नहीं कर सकता है। जैसे अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है और उस पर मैं अपना कॉपीराइट कर लूँ तो उस डॉक्यूमेंट को कोई अपने नाम से नहीं छाप सकता। एक नॉर्मल सा वर्ड है जिसमें हमारी डेटा की सिक्योरिटी होती है, लेकिन दो वर्ड्स है कॉपीराइट और पेटेंट। तो कॉपीराइट क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए होता है, और पेटेंट क्या होता है, आपने कोई नया इन्वेंशन किया है, कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई है, कोई नई डिवाइस बनाई है, कुछ आविष्कार किया है, तो हम उसकी कॉपीराइट नहीं लेते हैं, हम उसका पेटेंट करवाते हैं कि ये अब हमारा पेटेंट हो गया इसमें। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, कॉपीराइट सिक्योर क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल क्रिएशन, पेटेंट सिक्योर इन्वेंशन। आपने कुछ क्रिएटिव काम किया है तो आपका वो कॉपीराइट में आता है, और आपने कोई इन्वेंशन किया है, कोई डिवाइस बनाई है, कोई नया आविष्कार किया है, भले ही वो आपका साइंस से रिलेटेड हो, आपका मेडिकल से रिलेटेड हो, तो वो सब आपके पेटेंट में आते हैं। एक्सप्लेन फिशिंग। फिशिंग आपका ये सोसाइटल इम्पैक्ट जो है उसमें है आपका डेटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में आता है। फिशिंग एक तरह का अटैक होता है। फिशिंग नॉर्मल नाम से पता चल रहा है, जैसे आपको कई बार आप वेबसाइट वगैरह पे देखते हो, आपको बहुत एक ऑथेंटिक वेबसाइट या कोई बैंक की तरफ से मैसेज आता है, आपको लगता है यार ये बैंक तो मेरा जाना पहचाना बैंक है, मेरा ही बैंक है और ओरिजिनल मैसेज ही होगा, लेकिन वो होता कहीं और से है। आपके ओरिजिनल बैंक के थ्रू वो मैसेज नहीं भेजा गया होता है। कई सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं, लगती है आपको ओरिजिनल वेबसाइट है लेकिन वो होती है नकली वेबसाइट। जैसे मान के चलिए अब मिंत्रा वगैरह, अमेजोन पे आप शॉपिंग करते हो, आपको पता है आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, अगर आपका पैसा कटा है तो उसके बदले में आपका प्रोडक्ट आएगा। ओरिजिनल वेबसाइट से अगर आप शॉपिंग करते हो, लेकिन काफ़ी सारी वेबसाइट ऐसी बनी हुई हैं जो दिखती ओरिजिनल जैसी हैं लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होती हैं, आपका पैसा भी कट जाएगा, प्रोडक्ट भी नहीं आएगा। अगर आप वहाँ पर लॉगिन कर लेते हो तो हो सकता है आपकी बैंक अकाउंट डिटेल को भी वो फैच कर ले और आपका बैंक अकाउंट से भी पैसा कट जाए। तो इस तरह के जो अटैक होते हैं, जो लगते हैं आपको बहुत सही है, नॉर्मल है, हमारे साथ कुछ फ्रॉड नहीं होगा, लेकिन बैक साइड में कुछ ना कुछ फ्रॉड हो जाता है, तो वो फिशिंग अटैक में आते हैं। Phishing is an attempt to steal personal information or break into online account using deceptive emails, message, ad और sites that look similar to site you already use। बिल्कुल वो आपकी ओरिजिनल वेबसाइट जैसा लगेगा लेकिन वो फेक वेबसाइट होती हैं, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इस तरह के अटैक को बोला जाता है फिशिंग अटैक। अब हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके 3 क्वेश्चन आएंगे और तीनों जो क्वेश्चन होंगे वो 3-3 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन सिंगल रो फंक्शन एंड एग्रीगेट फंक्शन। अगेन ये एसक्यूएल का क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो आपकी पहली यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। सिंगल रो फंक्शन इज अप्लाइड ऑन ईच रो while aggregate function are applied on the group of rows। आपकी सहूलियत के लिए आप इसे डिवाइड करके भी आंसर लिख सकते हैं एग्जाम में, वो आपका पेपर प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं सिंगल रो और यहाँ लिख देते हैं आप एग्रीगेट रो, तो अगर इस तरह से आप अपना आंसर लिखते हो तो आंसर आपका प्रिसाइज फॉर्म में भी दिखता है और आंसर आपका बहुत ही इजीली एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। तो जितने भी अगर डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह से आप टेबल बना के ही दोनों में डिफरेंस लिखिए। तो सिंगल रो फंक्शन क्या होते हैं, जो हर रो पे अप्लाई होते हैं। जैसे अगर हमारी टेबल है जिसमें 15 रो हैं, अगर हमें चाहिए कि हमें ऐसा स्टूडेंट बताओ जिसकी ID नंबर 101 है, तो वो एक
सिंगल रो में से आउटपुट उठ के आएगा। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं वो सिंगल रो फंक्शन होते हैं। एग्रीगेट फंक्शन होते हैं जहाँ पे अगर हम ग्रुप में कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, अगर हम उस 20 में से ये सेलेक्ट करना चाहते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं सबसे ज़्यादा, तो वो इस तरह के जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ रोज पे काम कर सकते हैं, तो वो एग्रीगेट फंक्शन में आते हैं। जैसे मैक्सिमम फंक्शन, मिन फंक्शन, काउंट फंक्शन, ये सब आपके क्या होते हैं, एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। एग्रीगेट फंक्शन आर अप्लाइड ऑन द ग्रुप ऑफ रो। सिंगल रो फंक्शन रिटर्न मल्टीपल आउटपुट। सिंगल रो फंक्शन क्या होते हैं, मल्टीपल आउटपुट देते हैं, और एग्रीगेट फंक्शन हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू देते हैं, फिक्स्ड आउटपुट देते हैं और एक आउटपुट देते हैं। सिंगल रो फंक्शन रिटर्न मल्टीपल आउटपुट, दैट इज आउटपुट बेस्ड ऑन ईच रो, व्हाइल एग्रीगेट फंक्शन रिटर्न्स ओनली वन रिजल्ट, दैट इज आउटपुट बेस्ड ऑन ग्रुप ऑफ रोज। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट और वेयर क्वेरी लगेगी। एग्रीगेट फंक्शन में हमेशा काउंट, मैक्स, मिन इस तरीके के फंक्शन लगेंगे। तो 2-3 आप डिफरेंस लिख देंगे और आप काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनियन ऑपरेशन। ये आपका जो है स्टेटिस्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, लेकिन आता आपका इसमें पाइथन में ही है यूनियन ऑपरेशन। दिस ऑपरेशन इज यूज्ड टू कंबाइन द सेलेक्टेड रोज ऑफ 2 टेबल्स एट अ टाइम। इफ सम रोज आर द सेम इन बोथ द टेबल्स देन द रिजल्ट ऑफ द यूनियन ऑपरेशन विल शो दोज रोज ओनली वंस। जैसे आपको 2 टेबल है, उन 2 टेबल का यूनियन करना है तो आउटपुट आपका यूनियन ऑपरेशन के थ्रू आएगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे 2 टेबल ले लेते हैं। एक टेबल हमने ली है जिसमें हम स्टूडेंट का नेम और आईडी लिख रहे हैं, यहाँ पे आईडी एंड नेम। उन स्टूडेंट की आईडी और नेम लिखेंगे जो डांस सीखना चाहते हैं, तो ये डांस टेबल हो गई। एक हो गई म्यूजिक टेबल, यहाँ हमने आईडी लिख दी 1 2 3। स्टूडेंट का नाम अभी मान के चलिए हम लिख देते हैं ABC। यहाँ पे अगेन हमने म्यूजिक वाली टेबल ली है और यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 4 और 5। ठीक है, तो 1 पे हमारा A स्टूडेंट है और इसके बाद हमारे D और E नाम के 2 अलग स्टूडेंट हैं। इन 2 टेबल को अगर हम यूनियन ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, आपकी दोनों टेबल मर्ज हो जाएगी। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है कि दोनों टेबल क्या हो जाती हैं, मर्ज हो जाएंगी, लेकिन एक डिफरेंस इसमें है कि जो कॉमन डेटा होगा वो सिर्फ एक बार ही आएगा। तो सबसे पहले हम पहली टेबल का सारा डेटा यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3। तीनों आईडी हमने लिख दी, A B और C, आईडी और नेम। अब यहाँ हम सेकंड टेबल को जब यूनियन करेंगे तो हम देखेंगे 1 जो है ये दोनों में कॉमन है, तो इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, हम जो वही डेटा हम लिखेंगे जो कॉमन नहीं है। तो इस तरह से इन 2 टेबल का जब हम यूनियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो आउटपुट ये आएगा। यहाँ पे 3 और 3 6 रो थी, लेकिन जो फाइनल यूनियन आउटपुट आएगा उसमें 5 रो ही आएंगी। एक जो 1 था, डेटा कॉमन था, वो सिर्फ एक बार ही आएगा। तो आपको जो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको थ्योरी लिखनी है, साथ के साथ इस तरह का एक टेबल बना के आंसर भी लिखना है, क्योंकि आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको मार्किंग को ध्यान में रखते हुए ही अपना आंसर पेपर पे प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट है डिफाइन प्लॉटिंग पाई चार्ट। पाई चार्ट को डिफाइन करना है, यह आपका मैटप्लॉट लाइब्रेरी का क्वेश्चन है। अ पाई चार्ट इज अ पिक्टोरियल ग्राफ इन द शेप ऑफ अ सर्कल with different wedges or segment representing different data values. We draw pie chart in matplot library using the method pie function. pie function के थ्रू आपका pie chart बनता है which is found in the pieplot module. pieplot module जो होता है आपका matplot library में, उसमें एक pie नाम का फंक्शन होता है और इसके थ्रू हम पाई चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं। पाई चार्ट क्या होता है आपका, इस तरह से अगर आपको डेटा दिखाना है एक सर्कल के फॉर्मेट में, जैसे हिंदी में अगर सबसे ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं तो ये आपके 50% स्टूडेंट हिंदी में पास हो गए, इस तरह से दिख जाएगा। 25% स्टूडेंट आपके इंग्लिश में पास हुए हैं तो इस तरह से थोड़ा सा जो उसकी साइज़ है वो कम हो जाएगी। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में आपका डेटा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, जिससे आप इजीली समझ सकते हो डायग्राम को देख के कि आपका रिजल्ट कैसा रहा है। बड़ा क्वेश्चन है तो इसमें आपका थोड़ा सा आपको कोड भी लिखना है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पेपर में प्रेजेंट करना है। ये आपकी छोटी सी एक 4 लाइन की कोडिंग है जिसके थ्रू हम पाई चार्ट को शो करवा सकते हैं। अब कैसे शो करवाएंगे, कोडिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इंपोर्ट करवाना है पाई मेथड। कहाँ से इंपोर्ट कराएंगे, अभी आपको बताया पाई प्लॉट मॉड्यूल होता है। किसका मॉड्यूल होता है, मैटप्लॉट लाइब्रेरी का मॉड्यूल होता है। हम वहाँ से
पाई फंक्शन को क्या करवाएंगे, इंपोर्ट करवाएंगे। पाई फंक्शन और शो फंक्शन को इंपोर्ट करवाएंगे। उसके बाद numpy इंपोर्ट एरे, हम एक एरे को इंपोर्ट करवाएंगे क्योंकि हमें जो पाई चार्ट बनाना है उसमें हमें वैल्यूज डालनी पड़ेंगी, तभी हमारा पाई चार्ट बन पाएगा। डेटा सेट जो हम बनाएंगे एरे के थ्रू बनाएंगे। हमने यहाँ पे 4 डेटा लिख दिया, जैसा अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। हमने ये डेटा लिख रखा है कि 25% आपका हिंदी का रिजल्ट रहा है, 20% आपका इंग्लिश का रहा है, 50% आपका कंप्यूटर का रहा है और 15% आपका संस्कृत का रहा है। इस तरह से एक रिजल्ट रहा है। अब इसका एक पाई चार्ट बनाना है, तो अब क्या करेंगे, आपने डेटा सेट भी बना लिया, उसके बाद पाई लिखेंगे और अंदर लिखेंगे डेटा सेट। पाई फंक्शन के अंदर हमने क्या वैल्यू को पास करवा रहे हैं, हम एरे को पास करवा रहे हैं। और लास्ट में शो फंक्शन के थ्रू हमारा क्या हो जाएगा, ये डेटा सेट आपका एज अ प्लॉट, एज अ पाई चार्ट आपके फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन भी लिख रखा है। सबसे पहले हमने क्या किया है, वी इम्पोर्ट पाई फंक्शन, शो फंक्शन, वी इम्पोर्ट एरे फंक्शन, we use the array method to create a data array, we use the pie function method to plot a pie chart, और सबसे लास्ट था हमने show method यूज किया था हमारे प्लॉट को शो करवाने के लिए। नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या होता है आपका, बड़े क्वेश्चन है, 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपका इंटरनल चॉइस रहेगा। आपको 2 क्वेश्चन आएंगे और कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आपको एक टेबल दी जाएगी और उसमें से आपको 3 क्वेरीज करनी है। क्वेरीज मैं आपको पहले बता देती हूँ। क्रिएट स्टूडेंट टेबल, सेकंड क्वेरी है आपकी डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और लास्ट क्वेरी है आपकी डिस्प्ले स्टूडेंट नेम इन असेंडिंग ऑर्डर। 3 छोटी छोटी क्वेरी हैं, इनके आंसर आपको लिखने हैं, लेकिन आपका ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान से ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। आपकी टेबल इस तरीके से है, एक स्टूडेंट टेबल दे रखी है। अब इस टेबल को अगर आपको MySQL में बनाना है, क्वेश्चन आपका पहला यही है, क्रिएट स्टूडेंट टेबल, तो आपकी क्वेरीज क्या रहेगी, तो आपकी क्वेरी क्या रहेगी इसमें, क्रिएट, ये आपका सिंटैक्स है, आपको इसी सिंटैक्स के थ्रू ही टेबल बनानी है। क्रिएट आपका क्या होता है, कीवर्ड होता है, क्रिएट टेबल, टेबल भी कीवर्ड है। फिर आपको यहाँ लिखना होगा टेबल का नेम, तो हमारी टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर हमारे पैरामीटर पास होंगे, हमारी टेबल के एट्रीब्यूट्स पास होंगे, हमारे जो फील्ड नेम्स होते हैं। सबसे पहला फील्ड नेम है हमारा एस कोड, स्टूडेंट का कोड। इसका हम डेटा टाइप देंगे, कैरेक्टर टाइप का डेटा दिया है और कुछ रेंज दी है 25, तो हमारा जो कोड है वो उसकी जो लिमिट है वो 25 कैरेक्टर्स तक की है। उसके बाद है हमारा स्टूडेंट नेम, इसकी लिमिट जो हमने दी है 255 कैरेक्टर दी है। स्टूडेंट के मार्क्स वो हम वेयर केयर ले सकते हैं, हम इंटीजर भी ले सकते हैं, मार्क्स हमेशा हमारे इंटीजर में होते हैं। और सब्जेक्ट का नेम ये भी हमने 255 कैरेक्टर के लिए लिया है और लास्ट में आपको सेमीकोलन से इसको ब्रेक करना है। तो ये आपका क्रिएट क्वेरी हो गई आपकी किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए। अगर आप इस फील्ड में और फील्ड लेना चाहते हैं तो आपको अंदर यहाँ पे और फील्ड बढ़ाने पड़ेंगे, साथ में उसका डेटा टाइप भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपकी डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को डिस्प्ले करवाना है, तो उसकी क्वेरी क्या रहेगी, उसकी क्वेरी है सेलेक्ट। काउंट फंक्शन यूज होगा क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था काउंट फंक्शन क्या करता है, एक फिक्स्ड वैल्यू देता है, काउंट करके हमने यहाँ लगाया है एस्ट्रिक साइन। एस्ट्रिक साइन क्या करेगा, पूरी ही टेबल को काउंट करेगा, आगे पूरी टेबल को चेक करेगा एज टोटल स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट। तो इस क्वेरी का आपका आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ जाएगा, फील्ड का नाम आ जाएगा टोटल स्टूडेंट, क्योंकि वो हमने यहाँ फील्ड में दिया है एज टोटल स्टूडेंट। और काउंट क्या करके आएगा यहाँ पे, टोटल स्टूडेंट की संख्या को। तो अगर मान के चलो हमारी टेबल में 8 स्टूडेंट थे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो इस तरह का आउटपुट हमारी टेबल में आएगा। नेक्स्ट क्वेरी थी हमारी डिस्प्ले स्टूडेंट नेम इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब हमें आरोही क्रम में सारे स्टूडेंट के नाम दिखाने हैं। यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, गुरप्रीत, अरविंद, मनोज। तो इस तरह से हमारे अभी जो नाम है वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब ए अल्फाबेट वाले नाम सबसे पहले आएंगे, फिर बी वाले आएंगे, फिर सी वाले आएंगे। इस तरीके से अगर हमें दिखाना है तो किस तरह की क्वेरी चलेगी, तो आउटपुट हमारा इस तरह से रहेगा। क्वेरी रहेगी सेलेक्ट इस एस नेम, हमें क्या करना है, एस नेम ही शो करवाने हैं। फ्रॉम कौन सी टेबल से करवाने हैं, स्टूडेंट टेबल से कराने हैं। ऑर्डर बाय, जब भी हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में शो करवाना चाहते हैं तो जो कीवर्ड हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं ऑर्डर बाय। और ऑर्डर बाय हमें किसके थ्रू करना है, एस नेम के अकॉर्डिंग, हमें नाम के अकॉर्डिंग टेबल को हमारे सॉर्ट करना है। तो हमारा यहाँ लिखा हुआ आएगा एस नेम लिखा हुआ आएगा।
अगर आप मार्क्स के थ्रू असेंडिंग करना चाहते हो कि सबसे कम मार्क्स वाला स्टूडेंट का नाम पहले हो, फिर दूसरा स्टूडेंट वो हो जिसके उससे थोड़े ज़्यादा मार्क्स है, तो यहाँ आप ऑर्डर बाय आप एस मार्क्स के थ्रू भी कर सकते हो। क्वेश्चन हमारा ये था कि असेंडिंग ऑर्डर में नाम प्रिंट करवाने हैं, तो हमारी क्वेरी इस तरीके से चलेगी। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कराना होता है तो आपको ऑर्डर बाय यहाँ पे DESC डिसेंडिंग का एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। असेंडिंग के लिए हमें कोई कीवर्ड की यूज़ नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी SQL टेबल असेंडिंग ऑर्डर में ही डेटा को असेंड करती है, सॉर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 19 में जो इंटरनल चॉइस थी उसका एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन भी इस तरीके से है, वो भी SQL का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी आपको एक टेबल दे रखी है, कोई सेल एक टेबल है सेल नाम की, जिसमें कुछ कार की डिटेल है, यहाँ पे कस्टमर की डिटेल है, उन्होंने किस सेल की है, कौन सा आपका पेमेंट मेथड था, इस तरह की एक टेबल है। क्वेरीज क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। पहली क्वेरी है डिस्प्ले द नंबर ऑफ कार्स परचेज्ड बाय ईच कस्टमर फ्रॉम द सेल टेबल। मतलब ये जो सेल टेबल है इसमें से आपको एक सिर्फ आउटपुट ही दिखाना है कि हमारे कस्टमर ने कितनी कितनी कार ली है। तो यहाँ पे जो आपकी टेबल है, कार आईडी है D001, इसको लिया है कस्टमर जो भी है C001 ने लिया है, C002 ने S0001 कार आईडी जो है वो ली है। तो आपका आउटपुट यहाँ पे कोई भी इस तरह का कस्टमर नहीं है जिसने एक ही कस्टमर ने कोई 2 कार ली है। लेकिन अगर ऐसा होता तो आपका वो आउटपुट इस तरीके से दिखाता। आपकी क्वेरी इस तरह से चलेगी, सेलेक्ट कस्टमर आईडी काउंट नंबर ऑफ कार। तो यहाँ पे तो इस तरफ आएगा आपका कस्टमर आईडी, और दूसरा फील्ड यहाँ पे क्या लिखा है, काउंट हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कार्स। तो फील्ड भी आपका नंबर ऑफ कार्स बन के आएगा, क्योंकि हमने दे रखा है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्स। और यहाँ पे आपके सारे जितनी भी टेबल में कस्टमर्स है वो आएंगे। अगर मान के चलो कस्टमर नंबर 1 जो था हमारा, उसने 2 कार खरीदी है, तो यहाँ पे आता 2। कस्टमर नंबर जो 2 है उसने अगर 1 कार खरीदी है तो यहाँ लिखा हुआ आता 1। इस तरह से हर कस्टमर की डिटेल आ जाती है। लेकिन हमारी जो टेबल है उसमें ऐसा कोई भी कस्टमर नहीं है जिसने 2 कार ले रखी हैं। तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट आपका आएगा 1, और यहाँ 1 2 3 4 5 जितने भी हमारे कस्टमर है और सबके नाम के आगे 1 1 1 1 लिखा आएगा कि हर कस्टमर ने एक कार ले रखी है। इसके अलावा जो दूसरी क्वेरी पूछी है वो है डिस्प्ले द कस्टमर आईडी एंड नंबर ऑफ कार्स परचेज्ड इफ द कस्टमर परचेज मोर देन 1 कार फ्रॉम द सेल टेबल। अब हमें क्या दिखाना है कि ऐसा जो कोई कस्टमर ऐसा है जिसने 1 से ज़्यादा कार ली है, उसका कस्टमर आईडी दिखाओ और उसका नाम आपको यहाँ पे शो करवाना है। सेलेक्ट कस्टमर आईडी काउंट स्टार फ्रॉम सेल ग्रुप बाय कस्टमर आईडी हैविंग काउंट एस्ट्रिक ग्रेटर देन 1। मतलब ऐसा हमें कस्टमर आईडी शो करवाना है जिसने 1 से ज्यादा कार ली है। तो आपकी क्वेरी इस तरीके से रहेगी। नेक्स्ट लास्ट हमारा ये है सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन है, हमारे मॉडल पेपर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी आपके जो क्वेश्चन आएंगे इंटरनल चॉइस में आएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, अज्यूमिंग द गिवन टेबल प्रोडक्ट राइट द पाइथन कोड फॉर द फॉलोइंग। एक हमें छोटी सी टेबल दे रखी है और उसका हमें एक पाइथन कोड लिखना है कि ये टेबल हमारी किस तरीके से प्रिंट होगी। टू क्रिएट द डेटा फ्रेम फ्रॉम द अबव टेबल और टू डिस्प्ले द मैक्सिमम प्राइस ऑफ LG TV। तो ये टेबल हमारी इस तरह की है। यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहला फील्ड क्या है, आइटम। आइटम में हमारे हैं टीवी और AC, कंपनी का नाम लिखा हुआ है LG, वीडियोकॉन, LG और सोनी, रुपीस और उनकी USD वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे। अब इस तरह की अगर हमें टेबल पांडा के थ्रू बनानी है तो हम कैसा कोडिंग यूज करेंगे, हमें वो कोड लिखना है। तो हम कोडिंग देख लेते हैं। कोडिंग बहुत छोटी सी है, बहुत इजी है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इंपोर्ट पांडास एज PD। ये PD हमारा एक मान के चलिए वेरिएबल का नाम ले लिया है, जिसको हमने किसका एलियास लिया है, पांडास का। हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं, PD नाम से यूज कर रहे हैं। DI हमारी अब जो डेटा फ्रेम बनेगी वो हम पहले हम हमारा जो डेटा है वो कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले कैन आइटम है हमारा, टेबल हमारी क्या थी, आइटम। फिर उसके अंदर कितने आइटम थे हमारे, 4 आइटम थे, टीवी और AC। उसके बाद वो हमारा जो टेबल में फील्ड था वो क्या था, कंपनी। उसके अंदर कंपनी का नाम था। उसके बाद हमारा फील्ड क्या था, रुपीस का था, और फिर USD का फील्ड था। तो इस तरह से हमें आपको जो है ग्रुपिंग में पेयर्स में काम करना है। पहले हम हमारा फील्ड नेम लिखेंगे और उसके अंदर वैल्यूज लिखेंगे। आपको सिंटैक्स का प्रॉपर ध्यान रखना है, जहाँ कॉमा लगना है वहाँ कॉमा लगाइए, सेमीकोलन, कॉलन, इन सब का ध्यान रखिए। और कॉमा लगाते हुए आप फील्ड नेम को चेंज करते जाइए और उसके अंदर इस
स्क्वायर ब्रैकेट में अपनी वैल्यूज को लिख दीजिए और आपको इन्वर्टेड कॉमा से इस लाइन को बंद करना है और लास्ट में आपको डेटा फ्रेम को क्या करवाना है, जो आपने यहाँ आपकी डेटा लिस्ट बनाई है इसको डेटा फ्रेम में प्रदर्शित करवाना है। तो प्रिंट DF डेटा फ्रेम आप पहले इंपोर्ट करवाएंगे और उसको प्रिंट फंक्शन के थ्रू प्रिंट करवाएंगे। तो इस 4 लाइन के कोड के थ्रू आपकी वो टेबल प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेरी थी वो आपकी क्वेरी थी कि मैक्सिमम आपका जो LG, जहां कंपनी का नाम LG है और प्रोडक्ट क्या है आपका टीवी है, तो मैक्सिमम प्राइस आपको वो बतानी है। तो उसके लिए आपका प्रिंट फंक्शन यूज होगा, आपको आइटम में लिखना है टीवी, एंड आपका ऑपरेटर यहाँ यूज होगा एंड ऑपरेटर, और दूसरी डेटा फ्रेम में से क्या लेना है, कंपनी, जहां कंपनी LG है और आइटम का नाम टीवी है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है। नेक्स्ट आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो थ्योरी भी है और थोड़ा सा उसमें प्रोग्रामिंग का पार्ट भी है। मैथमेटिकल क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द टर्म्स मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको मीन, मीडियन, मोड वाला अगर आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, मैथ्स का पार्ट बहुत अच्छा है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, मीन क्या होता है, आपकी एवरेज वैल्यू। तो नॉर्मली आप थोड़ा सा मैथमेटिकल थ्योरी भी लिख सकते हो। आपके मीन फंक्शन क्या काम करता है, आपके जो टोटल नंबर है उसमें से एवरेज निकालने का काम करता है। तो थ्योरी लिखने के बाद आप उसके रिलेवेंट जो हमारा पाइथन में, पांडा में जो फंक्शन यूज होता है मीन निकालने के लिए, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो डेटा फ्रेम डॉट मीन ये हमारा फंक्शन होता है पांडा में, विल डिस्प्ले द मीन एवरेज ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच कॉलम ऑफ अ डेटा फ्रेम। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर न्यूमेरिकल वैल्यूज। ऑब्वियसली एवरेज तो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज का ही निकलेगा। नेक्स्ट है आपका मोड। मोड क्या होता है, द मोड इज डिफाइंड एज द वैल्यूज दैट अपीयर्स द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम। सिंपली मैथमेटिक्स में जो मोड होता है उसका भी मतलब यही होता है, आपकी नंबर ऑफ सीरीज है उसमें से जो नंबर बार बार आ रहा है, बहुत ज्यादा बार जो आ रहा है, मैक्सिमम टाइम जो आया है, वो उस सीरीज का क्या होता है, मोड होता है। दिस फंक्शन विल डिस्प्ले द मोड ऑफ ईच कॉलम और रो ऑफ द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम डॉट मोड फंक्शन, आपको ये फंक्शन याद रखना है अगर आप नंबर का मोड निकालना चाहते हो किसी भी सीरीज का। विल डिस्प्ले द मोड। अब एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। टू गेट द मोड ऑफ हिंदी मार्क्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड। अगर आपके पास एक लिस्ट है, हिंदी की कुछ मार्क्स की लिस्ट है, सबसे पहला जो स्टूडेंट है उसके 20 मार्क्स आए, दूसरे के 22, फिर एक दूसरा स्टूडेंट है उसके 24, तीसरे के आए हैं 24, 4 नंबर स्टूडेंट के आए हैं 25 मार्क्स। इस तरह से आपको एक लिस्ट दे रखी है। अब इसका मोड क्या होगा, तो नंबर ऑफ सीरीज देख के आपको पता चल रहा है कि आंसर तो चॉइस से आना है, 24 आना है, क्योंकि 24 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। सबसे ज्यादा जो है आपका 24 मार्क्स आए हैं 3 स्टूडेंट के, तो ये आपकी सीरीज का मोड है। लेकिन जो आपकी कोडिंग यूज होगी वो अभी मैंने आपको बताया था, क्या था, डेटा फ्रेम में आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है, मोड फंक्शन यूज करना है। आउटपुट हमेशा आपका इस तरीके से आता है, इंडेक्स नंबर के साथ आपका आउटपुट आएगा, और आउटपुट हमारा जो नंबर क्या है, ये हमेशा इंटीजर पे काम करता है। तो डेटा टाइप इसका क्या बता रहा है, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। नेक्स्ट जो लास्ट है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। नॉर्मली स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है आपका, अंडर रूट में फॉर्मूला जो होता है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n, ये आपका होता है। लेकिन आपको ये तो मैथमेटिकल टर्म में होता है, कोई भी आपके नंबर दे रखे होते हैं उसका आपको मीन निकालना है। नंबर का अगर आपका नंबर x है, उसका आपने मीन निकाल लिया x बार। अब आपको क्या करना है, x माइनस एक्स बार करना है और फिर उसका करना है स्क्वायर, ठीक है, और उसको आपको डिवाइड करना है टोटल x से। तो टोटल अगर हमारे x नंबर कितने थे, 7 थे, तो टोटल आपको n से डिवाइड करना है। टोटल नंबर ऑफ 7 अगर हमारे हैं लिस्ट में तो n से डिवाइड करना है और फिर एंड में इसका करना है अंडर रूट। तो इस तरह से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है। लेकिन ये सब आपका कॉपी में करने का काम है। जब आपकी बात आती है प्रोग्रामिंग की तो आपको कैलकुलेशन खुद नहीं करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन का काम कंप्यूटर कर लेगा। तो यहाँ आपको जो फंक्शन यूज करना है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, क्या होता है फंक्शन, डेटा फ्रेम डॉट std फंक्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन। रिटर्न द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वैल्यूज। स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। वेरिएंस का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। थ्योरी बिल्कुल मैथमेटिक्स वाली है, वो ही कंसेप्ट है आपके मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन का, आपका वही कंसेप्ट चलता है। तो ये था हमारा इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का मॉडल पेपर और उसका सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।